हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे सी टेट का प्रीवियस पेपर जो हुआ था 24 जनवरी 2023 को। और इस पेपर के हमने कई सारी पार्ट पहले कंप्लीट कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सी टेट के प्रीवियस पेपर की प्लेलिस्ट की लिंक डाली हुई है। आप उस लिंक पर क्लिक कर कर इसके पहले वाले पार्ट्स को भी देख सकते हैं। और अब तक मैंने उस प्लेलिस्ट में लगभग 90 या 100 वीडियो डाल दी है, क्योंकि 2014 से 2024 तक के जितने भी सी टेट के प्रीवियस पेपर हुए हैं वो सभी प्रीवियस पेपर आपको उस प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगे। और ये जो साइड में प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने पढ़ाई है, क्योंकि आपके सी टेट के एग्जाम में 6, 7 और 8th क्लास की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आता है। इसलिए आप इन तीनों एनसीईआरटी, तीनों क्लास के एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कर लीजिए, ताकि आपका आराम से सी टेट क्लियर हो जाए। और उसके लिए आप मेरी इन वीडियोस की हेल्प ले सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। सामाजिक विज्ञान में आकलन का उद्देश्य है। सामाजिक विज्ञान में आकलन का क्या उद्देश्य है? पहला है विद्यार्थियों को उनके अधिगम स्तरों के अनुसार प्रवाही बनाने में सहयोग करना। दूसरा है विद्यार्थियों के ग्रहण क्षमता तथा अधिगम को समझने और उनकी जीवंत वास्तविकताओं से जोड़ने को आंकना। यानी कि इस पॉइंट में ये कहने जा रहे हैं कि हमें बच्चे को का आकलन इस तरह से करना है कि जो हमने पढ़ाया है बच्चा उसका उपयोग कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, हमें ये चीज देखनी है। यानी कि जो बच्चे ने ग्रहण किया है अधिगम को समझने के लिए, यानी कि हम ये आंकें कि बच्चे ने कितना समझा है, और उनकी जीवंत वास्तविकताओं के जोड़ने का आकलन होगा, जोड़ने को आंकना। ठीक है। तो नेक्स्ट है तीसरा, विद्यार्थी के लेखन के कौशल को परखना, यानी कि राइटिंग टेस्ट लेना है ना। इसका मतलब तो यही हो गया, इसका पढ़ाने से तो कोई संबंध हो नहीं है नहीं। चौथा है विद्यार्थियों की स्मरण क्षमता का मूल्यांकन करना, यानी कि ये देखना कि बच्चों ने किस तरह से याद किया है, बच्चों के याद करने की कितनी क्षमता है ये देखना। तो हमारा काम ये है ही नहीं कि ये देखें कि बच्चों ने किस तरह से याद किया है, कितना याद किया है, ये देखना हमारा काम नहीं है। हमारा काम ये देखना कि बच्चे को हमने जितना पढ़ाया है उसमें से बच्चे ने कितना सीखा है, और जो नहीं सीखा है उसका क्या कारण है। हमारे पढ़ाने में कहीं कोई कमी है, या फिर बच्चा ठीक से सीख नहीं पा रहा है, या फिर हमें और ज्यादा टीचिंग स्किल्स यूज करने की जरूरत है, स्टडी मटेरियल यूज करने की जरूरत है, ताकि बच्चा आसानी से और अच्छे से सीख सके। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा या से प्रश्न अधिगम कर्ता के विश्लेषण कौशल का आकलन करता है? अधिगम करता कौन है? अधिगम करता है विद्यार्थी, स्टूडेंट। ठीक है, जिसको हम पढ़ा रहे हैं उसके बारे में बात कही गई है। विश्लेषण कौशल का आकलन करता है, यानी कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें जिसको हम विश्लेषणात्मक चिंतन के लिए या विश्लेषणात्मक कौशल की जांच करने के लिए बच्चों को दे सकते हैं। ठीक है। आइए देखते हैं। पहला है सहारा रेगिस्तान में लोग कैसे कपड़े पहनते हैं। देखो इसका तो बिल्कुल फिक्स आंसर आएगा, इसमें बच्चा क्या विश्लेषण करेगा। ठीक है, बच्चे अपनी तरफ से तो इसमें कुछ बोल ही नहीं सकता, जैसे कपड़े पहनते हैं सहारा रेगिस्तान में वैसा ही वो बता देगा। वैसे ये जो टॉपिक लिया गया है ये 7th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी से लिया गया है, चैप्टर नंबर 7 से। ठीक है, लास्ट वाला चैप्टर है। तो सहारा रेगिस्तान में बच्चा कैसे वो लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, उसमें बच्चा कुछ अपनी तरफ से ऐड नहीं कर रहा है, वो एज इट इज क्वेश्चन बता रहा है। ठीक है। दूसरा है बी, सहारा रेगिस्तान में दिन में बहुत गर्मी होती है तब भी लोग भारी कपड़े पहनते हैं। अब बच्चा इसमें बताएगा कि जब गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है उसके बाद भी वो इतने भारी कपड़े क्यों पहन रहे हैं। ठीक है, आपने देखा होगा रेगिस्तान में लोग जो होते हैं मोटे कपड़े पहन के रहते हैं, क्या कारण है उसका। ठीक है, अब बच्चे अपने दिमाग लगाएंगे कि भाई क्या कारण हो सकता है जो इतने मोटे कपड़े वो लोग पहनते हैं, ऐसा क्यों होता है, कारणों और वह उपयुक्त उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करें। अब बच्चा उसमें अपना दिमाग लगाएगा तो क्या करेगा, वो विश्लेषण करेगा, है ना। आप सारी चिंतन करेगा। सी है आज का सहारा कभी हरा भरा मैदान हुआ करता था। इस तर्क की सच्चाई की जांच आप कैसे कर सकते हैं? यानी कि हम बच्चों को बोलेंगे कि देखो ये जो रेगिस्तान है पहले ये हरा भरा हुआ करता था, अब कैसे ये रेगिस्तान बना, या क्या क्या साक्ष्य मिले हैं हरा भरा होने के। तो हर बच्चे का अपना एक डिफरेंट आंसर होगा, एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा। बच्चे अपने दिमाग से सोचेंगे, कुछ बुक का सहारा लेंगे जो आपने पढ़ाया है उसका, उनको उसका सहारा लेंगे, और कुछ वो अपनी तरफ से भी बताएंगे जो उस टॉपिक के बारे में वो सोच पा रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा। बी और सी दोनों ऑप्शन सही है, और ए वाला जो है वो गलत है।
ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न अधिगमकर्ता के संप्रत्ययों को प्रयोग लाने के कौशल का आकलन करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये आया है आपका ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से। ठीक है, उसमें दे रखा है ना कि बच्चे प्रयोग कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, संश्लेषण कर रहे हैं, वो वाला है ये। ठीक है ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी से आया है। और अधिगमकर्ता कौन है, विद्यार्थी। यानी कि हमें ये चेक करना है बच्चे के अंदर इन सभी प्रश्नों के द्वारा इनमें से कौन सा प्रश्न ऐसा है जो ये चेक करेगा कि अधिगमकर्ता यानी विद्यार्थी के संप्रत्या को प्रयोग में लाने के कौशल का आकलन। संप्रत्या क्या होता है कि हमने एक तरह से कंसेप्ट, ठीक है, जो हमने पढ़ाया है उसको, उस जो भी चीज हमने पढ़ाई है उसका वो किस तरह से प्रयोग कर पा रहा है। ठीक है, जैसे हम उसको भूगोल में कोई चीज पढ़ा रहे हैं, हमने भूगोल में उसको मौसम पढ़ाया, तो क्या वह व्यवहारिक ज्ञान में या व्यवहारिक जीवन में उसका प्रयोग कर पा रहा है। जैसे हम उसको सब बता रहे हैं कि बारिश ऐसे होती है, इस महीने में होती है, मानसून ऐसे आता है, तो क्या वो अनुमान लगा पा रहा है कि अब जून है तो अब मानसून आने वाला है, गर्मी कुछ ही दिन की बची है, 8-10 दिन की बची है, उसके बाद मानसून आ जाएगा तो गर्मी कम हो जाएगी। क्या ये अनुमान वो लगा पा रहा है ना। या फिर उसको पता है कि अब सर्दियां आने वाली हैं, क्योंकि हमने उसको मौसम पढ़ा रखा है, हमने उसको बता रखा है कि कौन से महीने में कौन सा मौसम आने वाला है और क्या कारण है उस मौसम के आने के। तो इस तरह का क्या है, संप्रत्ययों का प्रयोग में लाने के कौशल का हम आकलन करेंगे। अब देखिए इसमें से कौन कौन सा टॉपिक है जिसके द्वारा हम ये जांच सकते हैं कि हमने जो पढ़ाया है बच्चा उसको प्रयोग कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ठीक है, पहला है ऑप्शन, तटों का निर्माण कैसे होता है। तो तटों का निर्माण, समुद्र के तटों का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो तटों का निर्माण एक प्राकृतिक घटना है। ठीक है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। ठीक है, घटना नहीं प्रक्रिया। ये क्या है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये मनुष्य का कोई हस्तक्षेप इसमें नहीं चलता है। तटों का निर्माण कैसे होगा या कैसे हुआ, ये जो प्रक्रिया है ये प्रकृति की प्रक्रिया है। तो इसमें बच्चा क्या ही बता पाएगा। ठीक है, ये उसकी समझ से परे है। बी है, मनुष्य अपने आसपास के वातावरण को कैसे बदलता है, वो इस चीज को बता सकता है। हमने उसको सफाई सिखाई है, उसको स्वच्छता सिखाई है, स्वच्छ भारत अभियान के बारे में हमने उसको पढ़ाया है, तो वो ये बता सकता है कि आसपास का वातावरण कैसे बदला जाता है। पेड़ पौधे लगाकर आसपास का वातावरण बदला जा सकता है, सफाई करके आसपास का वातावरण बदला जा सकता है, लोगों से अच्छा व्यवहार रख के आसपास का वातावरण बदला जा सकता है। अगर हम सभी लोग सभी स्टूडेंट अच्छे से बात करेंगे, ठीक है, तो उनके पड़ोसी भी अच्छे से जवाब देंगे, तो सब पूरा माहौल कैसा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। सी है, जब छोटे किसान कर्ज में डूब जाते हैं तो आपके अनुसार सरकार उनकी सहायता करने के लिए क्या कर सकती है, चर्चा कीजिए। हमने बच्चों को बताया है कि किस प्रकार से जो किसान है वो अपना काम करते हैं। ठीक है, किस प्रकार से उनको जब पैसों की जरूरत होती है तो वो कहाँ कहाँ से व्यवस्था करते हैं। ठीक है, हमने उनको पहले बता दिया है इसके बारे में। अब वो बताएंगे कि किस तरह से सरकार को उनकी हेल्प करनी चाहिए। कर्ज में अगर वो डूब रहे हैं तो उनके ब्याज माफ कर देना चाहिए, या कुछ हेल्प, उनकी जो फसल है ऊंचे रेट पे खरीद लेनी चाहिए, या बीज खाद फ्री में दे देना चाहिए। इस तरह का कुछ वो बच्चे अपनी तरफ से बताएंगे। ठीक है, तो ये बी और सी इसमें भी ये सही हो जाएंगे, बाकी ए गलत है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। रूब्रिक्स के बारे में निम्न कथनों को पढ़ें। रूब्रिक्स क्या होता है पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ आपको। रूब्रिक्स एक प्रकार का मूल्यांकन का एक तरीका है। ठीक है, रूब्रिक्स में क्या होता है, जैसे हम एक्टिविटियां बच्चों को करा रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने एक टेबल बना ली। ठीक है, ये इस तरह की हमने एक टेबल बना ली है, इसमें हमने टॉपिक के नाम लिख लिए यहाँ पर कि ये बच्चा खेल में कैसा है, ये बच्चा पढ़ने में कैसा है, ये बच्चा डांस में कैसा है, ये बच्चा सिंगिंग में कैसा है, ये बच्चा अदर एक्टिविटीज में कैसा है। ठीक है, अब हम उसको क्या देंगे, रेटिंग देंगे कि खेल में कैसा था, अच्छा था। ठीक है, सिंगिंग में कैसा था, कम अच्छा था, उतना अच्छा नहीं था। ठीक है, डांसिंग में कैसा था, बिल्कुल निम्न श्रेणी का डांस है इसका, बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, खेल कूद में बाकी चीजों में कैसा है, ड्रम वगैरह बजाने में, इंस्ट्रूमेंट्स बजाने में, जैसे सुबह को जो प्रेयर होती है उसके लिए, उसमें ये बच्चा अच्छा है। ठीक है, यानी कि हम ये देख पा रहे हैं कि बोलने का और उसका उस तरीके का तरीका जो है वो अच्छा है। पढ़ने में कैसा है, ये एवरेज है। तो इस तरह से हम मार्किंग करेंगे बच्चों की, और एक तरह से जो रूब्रिक्स है वो कहीं ना कहीं हमारे पोर्टफोलियो बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, पोर्टफोलियो भी लगभग लगभग इस तरह से ही बनाया जाता है। अब देखते हैं, कथन है ए, ये आकलन में विश्वसनीयता को बढ़ा देता है, बिल्कुल सही। बी है, ये आकलन में पारदर्शिता को बढ़ा देता है। सी है, ये आकलन में व्यक्ति परकता को घटा देता है।
व्यक्तिपरकता यानी कि हम ये जान पा रहे हैं, हम ये नहीं जान पा रहे हैं इससे कि उसका कितना ज्यादा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आपको मैंने बताया कि हम इसके द्वारा सारी चीजों को देख सकते हैं कि किस तरह से चीजें हो रही हैं रूब के द्वारा। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। ए, बी और सी सभी सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। एक योजना कार्य में आकलन किया जा सकता है, यानी कि जो असाइनमेंट दिए जाते हैं उसमें किस तरह से आकलन किया जा सकता है। ए है मौखिक प्रदर्शन द्वारा, बी है लिखित रिपोर्ट द्वारा। तो देखो दोनों ही तरीके से आकलन किए जा सकते हैं। ठीक है, ये दोनों तरीके से आकलन किए जा सकते हैं। हम उन बच्चों से मौखिक भी सुन सकते हैं या फिर हम लिखित में भी उनको असाइनमेंट दे सकते हैं। जिस तरह का टॉपिक होगा उस तरह को ही उनका कम दिया जाएगा। और टीचर के पास जितना टाइम होगा आकलन का, है ना, टीचर के पास भी तो टाइम होना चाहिए। अगर सिलेबस ज्यादा है तो वो क्या करवा लेंगे, मौखिक करवा लेंगे कि भाई जल्दी जल्दी खत्म करो, टाइम अधिक है तो वो बोल देंगे कि लिखित करो। तो ये डिपेंड करता है कोई भी प्रोजेक्ट, परियोजना यानी कोई भी प्रोजेक्ट जो होता है वो डिपेंड करता है कि टाइम पर, बच्चों की क्षमता पर। ठीक है, इन सारी चीजों पर निर्भर करता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक स्रोत के रूप में माना जाता है। द्वितीयक स्रोत के रूप में कौन सा माना जाएगा वो हमें देखना है। पहला है समाचार पत्र में प्रकाशित एक पुस्तक की समीक्षा। देखो, मैं हमेशा कहती हूँ जो समाचार पत्र वाला होता है वो प्राथमिक स्रोत में आता है। अब तक आपने जितने भी देखे होंगे वो किस में आता है, प्राथमिक स्रोत में आता है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है, समाचार पत्र में प्रकाशित एक किताब की समीक्षा, यानी कि किताब पहले लिखी जा चुकी है उसकी समीक्षा कौन कर रहा है, समाचार पत्र कर रहा है कि इस किताब में जो चीजें लिखी हुई है वो कितनी सही है कितनी गलत है। तो ये द्वितीय स्रोत ही तो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट भी हम देख लेते हैं आगे के जो ये है, ये भी हमारे काम आने वाले हैं कि हम कैसे पहचान करेंगे प्राथमिक स्रोत और द्वितीय स्रोत कैसे होते हैं। दूसरा है विभाजन के उत्तरजीवी की अपबीती कहानी। तो एक तरह से क्या है, ये सर्वेक्षण मैटर जैसा हो गया। ठीक है, यानी कि उस समय कोई व्यक्ति जीवित रहा है उस समय का जब हमारा देश आजाद हुआ था, और वो बता रहा है कि किस तरह से दंगे हुए थे, क्या हुआ था, किस तरह से बंटवारा हुआ था, कैसे कैसे बंटवारा हुआ था। तो ये क्या हो गया, ये प्राथमिक स्रोत हो गया। यूक्रेन युद्ध में बमबारी के चित्र, अब ये क्या हो गया, ये भी प्राथमिक हो गए। अगर हम इनको किसी किताब में से उतारें कि यूक्रेन युद्ध को निम्न किताब में से लिए गए कुछ टॉपिक या कुछ चित्र, तो हम उसको द्वितीय स्रोत के अंतर्गत रखेंगे क्योंकि पहले उस किताब में छप चुके हैं, लेकिन डायरेक्ट दिखाए जा रहे हैं तो प्राथमिक स्रोत। चौथा है राजा रुद्रमन के गिरनार पत्थर पर अंकित अभिलेख। अभिलेख जितने भी होते हैं वो हमेशा प्राथमिक स्रोत होते हैं। ठीक है, क्योंकि हाल फिलहाल में राजा जीवित है नहीं, तो राजा की गवाही कौन देगा, राजा के बारे में कौन बताएगा, अभिलेख ही बताएंगे ना। तो अभिलेख कैसे हैं, अभिलेख जितने भी हैं या तार पात्र हैं ये सब क्या है, ये प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। पहली बार हम किसी भी चीज को देख रहे हैं या हम उससे ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, पहले पहली पहली जो चीजें हो रही हैं तो वो आएंगी प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत। और जब पहले में से कोई चीज देखी जा रही है पढ़ी जा रही है तो वो आएंगे द्वितीय स्रोत के अंतर्गत। अब जैसे मौसम की ही बात लीजिए, मौसम के बारे में हमें सबसे पहले कहाँ से पता चलेगा, अखबार से, न्यूज से। ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, प्राथमिक स्रोत। अगर हम न्यूज पेपर से नोट डाउन करते हैं अपनी नोटबुक में, तो वो जो नोटबुक में लिखा हुआ है वो कैसा हो गया, द्वितीय स्रोत हो गया। ठीक है, इसी तरह से ये स्रोत जो है वो चेंज होते रहते हैं जितनी बार भी वो एक जगह से दूसरी जगह हस्तांतरित होते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। कक्षा में स्थानीय ज्ञान को संविष्ट करने में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए निम्नलिखित मामले चिंता का विषय होने चाहिए। स्थानीय ज्ञान को समाविष्ट करने के लिए, ठीक है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को निम्नलिखित मामले चिंता का विषय होने चाहिए। कौन कौन से मामले हैं जो चिंता का विषय होने चाहिए। ऑप्शन है ए, ऑप्शन है ए स्रोतों की प्रमाणिकता, कि स्रोत कहाँ से लिए गए हैं उसकी प्रमाणिकता। बी है पाठ्यक्रम के प्रासंगिकता। सी है उदाहरणों की मात्रा। और डी है रुचि उत्पन्न करना। तो 77 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। ए, बी और डी सही है, सी गलत है। ठीक है, उदाहरण की मात्रा स्थानीय ज्ञान को संविष्ट करने में
हेल्प नहीं करेगी, ठीक है, और बाकी की ये जो 3 है ये हेल्प करेंगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान शिक्षण के सही आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए गहन चिंता का विषय हो सकता है। अब देखिए कौन सा चिंता का विषय हो सकता है ना। आइए देखते हैं। ए है अधिगमकर्ता केंद्रित, बी दूसरा है पाठ्य पुस्तक केंद्रित, तीसरा है शिक्षक केंद्रित और चौथा है विद्या विशेष केंद्रित। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला अधिगमकर्ता केंद्रित। अधिगमकर्ता कौन हो गया? अधिगमकर्ता हो गया हमारा विद्यार्थी, यानी कि हम कह सकते हैं कि बाल केंद्रित। ठीक है, जो बाल केंद्रित शिक्षा है, अधिगम केंद्रित, बात एक ही होगी ना, शब्दों का ही तो फेर है ना। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा समझाने की आपको कोशिश करती हूँ। सामाजिक विज्ञान शिक्षा के सही आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए गहन चिंता का विषय हो सकता है। यानी कि हमें, जब हम शेड्यूल कर रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान को कैसे पढ़ाया जाना है, तो हमें सबसे ज्यादा चिंता किस चीज की होती है? अधिगमकर्ता की, बाल केंद्रित की। ठीक है, यानी कि वो किस तरह से समझेगा, हमें उस तरह का ही आयोजन करना होगा जिस तरह से बच्चा समझने की कोशिश करेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। सामाजिक विज्ञान में खुली पुस्तक परीक्षा की क्या सार्थकता है। यानी कि कई जगह देखने को मिलता है कि जो परीक्षाएं होती हैं वो खुली पुस्तक द्वारा होती हैं। खुली पुस्तक यानी कि जब आप परीक्षा हॉल में जाएंगे तो आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी चेकिंग नहीं होगी। आप चाहें तो बुक ले जा सकते हैं, आप चाहें अपने नोट्स ले जा सकते हैं, आप जो चाहें वो ले जा सकते हैं परीक्षा में। ठीक है, और ऐसी परीक्षा होती है, आज भी होती है हमारे भारत में, ऐसी परीक्षाएं होती हैं जहां आप कुछ भी ले जा सकते हो। अब इसका क्या उद्देश्य है कि वो खुद ही कह रहे हैं कि भाई आपको अगर चीटिंग करनी है तो आप अपने घर से चीटिंग लेके आ सकते हो, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं। पहला है परीक्षा का भय दूर करना, दूसरा है विषय वस्तु रटने से बचाना, तीसरा है शिक्षकों को निरीक्षण से दूर रखना, चौथा है ताकि छात्र पाठ्य पुस्तक से उत्तर ढूंढ सकें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, विषय वस्तु रटने से बचाना। यानी कि हम बच्चे को क्या सिखा रहे हैं खुली पुस्तक परीक्षा में, कि हमने बोल दिया कि आपको जो देखना है आप देख सकते हो। ठीक है, जब हम छोटे थे तब हमारी टीचर भी ऐसा करती थी कि वो हमें टेस्ट देती थी और क्लास से गायब हो जाती थी और कहती थी कि आपको जहां से जो आंसर मिले लिख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन अपनी तरफ से बना के लाती थी। अब वो जो अपनी तरफ से बना के लाई है वो बुक में मिलेगी ही नहीं। ठीक है, और बुक में ढूंढने में आप खामखा अपना टाइम वेस्ट करोगे। जिन बच्चों को फॉर्मूला याद होते थे, जिनको पता है कि इस तरह का क्वेश्चन इस टाइप से निकलेगा, वो निकाल सकते थे और वो निकाल लेते थे। और जिन बच्चों को नहीं पता था, जिन बच्चों को नहीं आता था, वो नहीं कर पाते थे। तो मैडम को पता चल जाता था कि किन बच्चों ने ठीक से पढ़ाई करी, घर पे पढ़ाई करी, और किन बच्चों ने नहीं करी। ठीक है, तो ये एक कारण होता है कि बच्चों को रटने से बचाना। ठीक है, कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, बुक में से नहीं आएगा। और ये ज्यादातर जो होता है, ये ज्यादातर होता है मैथ्स वगैरह में। ठीक है, मैथ वगैरह का जो एग्जाम होता है उसमें होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर 18। हाशिए वाले समूह ने जिन मामलों का सामना किया। हाशिए वाले समूह कौन होते हैं? जो मुख्य धारा से कटे हुए होते हैं लोग। ठीक है, जैसे कुछ लोग गरीब हैं, तो जो थोड़े ठीक ठाक पोजीशन पर हैं वो उनके साथ घुलना मिलना नहीं चाहते, उनके साथ बैठना उठना नहीं चाहते, उनके साथ भेदभाव करते हैं। तो हाशियाकरण का आप मतलब समझ गए ना, कि जो लोग थोड़े पिछड़े हुए हैं। देखो ये पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से आया है, 6 क्लास की पॉलिटिकल साइंस, नहीं ये 8th क्लास वाली में से आया है, हाशियाकरण वाला जो चैप्टर है। ये 8th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से आया है। ये सेकंड लास्ट चैप्टर है, दो हैं इसमें चैप्टर हाशियाकरण के। हाशियाकरण और हाशियाकरण से निपटना दोनों है। ठीक है, तो वहीं से आया है। ये पेडागोजी के भी जो क्वेश्चन है ज्यादातर एनसीईआरटी से ही आते हैं, तो आपको एनसीईआरटी में वो ना डिटेल से करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने आपको बताया आप मेरी वीडियोस की हेल्प ले सकते हैं। उसके लिए आप मेरा चैनल ओपन कीजिए, एनसीईआरटी ममतेश गुप्ता यूट्यूब चैनल, और फिर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको जो जो प्लेलिस्ट देखनी है आप देख सकते हैं। तो आपको कौन कौन सी देखनी है? केवल 6, 7th और 8th क्लास की। ठीक है, एमसीक्यू या थ्योरी जो देखना है आप देख सकते हैं। और मैं तो कहती हूँ अगर थ्योरी का भी टाइम ना मिले तो आप एमसीक्यू देखिए। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, हाशिए वाले समूह ने जिन मामलों का सामना किया उन पर संवेदनशील और जागरूकता प्रोत्साहित किया जा सकता है। यानी कि उन बच्चों को ये समझाने की कोशिश करनी है, उनके प्रति संवेदनशीलता रखनी है, उनको जागरूक बनाना है, ताकि दोबारा उनका कोई शोषण ना कर सके। ठीक है, जो हाशिया कारण पर पहले थे। ठीक है,
ए है हाशियाकरण में योगदान देने वाले कारकों की पहचान करने के द्वारा, यानी कि बच्चों को ये बताया जाए कि किस किस मुद्दे पर आपको हाशियाकरण पर रखा गया था, या किस किस तरह से लोगों को हाशिया पर छोड़ दिया जाता है। ठीक है। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि पहले काफी पहले जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तब की बात मैं बता रही हूँ, अभी तो नहीं होता है हमारे देश में ऐसा कुछ। जो SC ST थे उनके साथ भेदभाव होता था पहले। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो जो जातियां, वो जो SC और ST थे, वो क्या कैसे थे, वो हाशिए पर थे। ठीक है, उनके साथ भेदभाव हो रहा था, उनको जो समाज है उनके साथ छुआछूत रखता था। तो ऐसा हम कह सकते हैं। तो उनको हमें ये बताना है कि किस तरह से आपको कारकों की पहचान करनी है, ताकि आपको ये पता रहे कि आपके साथ कोई भेदभाव कर रहा है या नहीं। भी है विद्यार्थियों से हाशियाकृत समुदायों की पहचान करवाने के द्वारा। ठीक है, विद्यार्थियों को बताना कि कौन कौन लोग हैं जो हाशिए पर हैं, कौन कौन से समूह हैं जो हाशिए पर हैं, जिनको हमें मुख्य धारा से जोड़ना है, जिनके साथ हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें किसको बतानी है, हमें बच्चों को। अभी जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि पहले हमारे भारत में 1950 से पहले इस तरह की चीजें होती थी। ठीक है, बहुत सारी जातियां हाशिए पर थी, बहुत सारे लोगों के साथ भेदभाव होता था, लेकिन अभी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अभी हम जागरूक हो चुके हैं, हमें पता है कि भगवान के यहाँ से सब एक है, हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अच्छे से बात करनी चाहिए, उनके साथ किसी भी तरह का छुआछूत नहीं रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहां से सबकी जाति एक ही है, सबका धर्म एक ही है, सबके शरीर की संरचना एक ही है। ऐसा नहीं है कि कुछ जातियों के शरीर की संरचना अलग है और कुछ जातियों के शरीर की संरचना अलग है। सबके शरीर की संरचना अलग है, क्योंकि भगवान ने कोई भेदभाव नहीं किया है। जो भेदभाव बनाया है वो समाज ने बनाया है और अपने फायदे के लिए बनाया है। ठीक है, तो हमें ये सारी चीज बच्चों को समझानी है, ताकि वो, अगर वो खुद हाशिए पर हैं तो वो उससे निकलने की कोशिश करें, या फिर उनके सामने किसी और के साथ हास्यकरण अपनाया जा रहा है। जैसे समाज में सब तरह के लोग होते हैं, अगर आपके सामने किसी व्यक्ति से केवल जाति के आधार पर छुआछूत की जा रही है या गरीबी के आधार पर छुआछूत की जा रही है, तो आप उसको रोक सकते हैं। ठीक है, और रोक सकते हैं नहीं, आपको रोकना चाहिए, ये आपकी ड्यूटी बनती है एक भारतीय होने के नाते। ठीक है, ऑप्शन है सी, विवाद स्पर्श मामलों को छोड़ देना ताकि विद्यार्थियों की भावना आहत ना हो। देखो, किसी भी मुद्दे को जो संवेदनशील है हमें उसको छोड़ना नहीं चाहिए, ताकि बच्चे उस चीज को समझ सकें, और भविष्य में इस तरह की कोई भी चीज उनके सामने आती है तो वो उससे लड़ सके। ठीक है, तो मुद्दों को हमें छोड़ना नहीं है, उनको अच्छे से समझाने की कोशिश करनी है। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। आगे के जो 10 क्वेश्चन रह गए हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके सी टेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।